नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पर्यावरण एवं इसके घटक के बारे में। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे ये पर्यावरण एनवायरनमेंट है क्या चीज़। जो अंग्रेजी का शब्द एनवायरनमेंट है ये फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनर से बना हुआ है। फ्रेंच भाषा और अंग्रेजी भाषा बहुत मिलती जुलती भाषा है। बहुत शब्द एक दूसरे के करीब दिखते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं कि एनवायरनर और एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। एनवायरनर एक फ्रेंच शब्द है और एनवायरनमेंट अंग्रेजी शब्द है। एनवायरनर का जो अर्थ होता है घिरा हुआ या घेरना, वहीं से ये शब्द एनवायरनमेंट आया है। और हिंदी में जो शब्द इसके लिए यूज होता है पर्यावरण, यह परि और आवरण का सम्मिलित रूप है। परिधन आवरण, ये यण संधि है। पर्यावरण का संधि विच्छेद करेंगे तो परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है परिवेश। तो हमारे चारों ओर जो परिवेश है वो हमारे पर्यावरण का निर्माण करता है। इसको अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक कंबल ओढ़ करके अपने कमरे में बैठ गए। अब आपसे पूछा जाए कि आपका पर्यावरण क्या है, तो आपको कंबल के अंदर से सिर्फ कंबल दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे कंबल ही हमारा पर्यावरण है, ये हमारे चारों तरफ है। लेकिन यह अर्ध सत्य है, सिर्फ कंबल ही आपका पर्यावरण नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप देख पा रहे हैं आपके चारों तरफ वही आपका पर्यावरण है। वो आपके पर्यावरण का एक हिस्सा है ज़रूर, लेकिन पर्यावरण आपके चारों ओर वो सभी वस्तुएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर प्रभाव डालती हैं वो पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे आप कंबल को ओढ़ के बैठे हैं और मान लीजिए आपके कमरे में ब्लोअर चल रहा हो, उससे निकलने वाली गर्म हवा आपको कंबल के अंदर भी महसूस होगी। कंबल के अंदर आपको गर्मी महसूस होगी। अगर कमरे में एसी चल रहा हो तो एसी से निकलने वाली ठंडक हवा, जो उसकी ठंडक होगी ठंडी हवा की, वो आपको कंबल के अंदर भी महसूस होगी। यानी ब्लोअर और एसी का प्रभाव कंबल के अंदर पड़ रहा है, यानी कि ब्लोअर और एसी भी आपके पर्यावरण का हिस्सा है। इस तरह से अगर हम देखें तो अगर गर्मी का मौसम हो तो आपको अलग महसूस होगा, ठंडी का मौसम हो तो अलग महसूस होगा। बाहर गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, बाहर क्या है वो आपको कंबल के अंदर महसूस होगा। तो कंबल आपके पर्यावरण का हिस्सा है, लेकिन उसके बाहर जो वस्तुएं आपको दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन आपके ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डाल रही हैं, वो भी आपके पर्यावरण का हिस्सा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण आपके चारों तरफ का वो परिवेश जिसको आम बोलचाल की भाषा में वातावरण कहते हैं। कि अगर जैसा वातावरण होगा, जैसा परिवेश होगा, वैसा आपका बच्चा बनेगा। अगर आपके स्कूल का वातावरण अच्छा है तो बच्चा अच्छा होगा। अगर आपकी स्कूल या घर का पर्यावरण या वातावरण सही नहीं है तो बच्चा सही नहीं होगा। ये उसका सामाजिक पर्यावरण है। इसी तरह से आर्थिक पर्यावरण भी होता है। ब्लोअर और एसी आप देख रहे हैं कि मानव निर्मित हैं, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण का ही उदाहरण हो गए। लेकिन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास में हम इन सारे बातों पर ध्यान नहीं देंगे। हम प्रकृति निर्मित पर्यावरण की बात करेंगे, उन सारी वस्तुओं की बातें करेंगे जो प्रकृति निर्मित हैं। जैसे पर्वत हो गया, नदियाँ हो गई, पहाड़ हो गया, झरना हो गया, स्थल हो गया, बादल हो गया है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, जो प्रकृति द्वारा निर्मित हैं, हम अपने आप को वहीं केंद्रित करेंगे। वही हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है और उन्हीं की बात पर्यावरण और इकोलॉजी की क्लास में करेंगे हम। तो हमारे चारों तरफ सारी वस्तुएं प्रकृति द्वारा जो निर्मित हैं और जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो हमारा पर्यावरण का हिस्सा है, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। लेकिन ये परिभाषा अगर आप एग्ज़ाम में लिखना चाहें तो बहुत कठिनाई महसूस करेंगे। इसके लिए आपको कोई मानक परिभाषा ढूंढनी पड़ेगी। तो चलिए हम आपको एक मानक परिभाषा बताते हैं जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार है कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण में क्या चीज़ें आती हैं।
आप अब तक तो समझ ही गए कि पर्यावरण कितना अभिन्न अंग है हमारे जीवन का। और इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार में एक मंत्रालय सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वह हमारे पर्यावरण, वन, जलवायु यानी प्रकृति द्वारा निर्मित पर्यावरण का ख्याल रख सके। और जब राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे तो 1985 ईस्वी में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी हैं और राज्य मंत्री श्री बाबू सुप्रियो जी हैं। ये जो राजीव गांधी के समय ये अधिनियम आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, देखिए मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई और 1986 में ही यह कानून आ गया। संसद द्वारा तो यह 23 मई 1986 को पारित कर दिया गया, लेकिन ये पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। पूरे देश से मतलब उस समय जम्मू और कश्मीर में धारा 370 लागू थी और ये कानून वहाँ प्रभावी नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 समाप्त कर दी है और जम्मू कश्मीर जो राज्य था पहले, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। अब ये कानून वहाँ भी प्रभावी है। तो उसके अनुसार जो पर्यावरण है उसकी परिभाषा आप देखेंगे, पर्यावरण में क्या चीज़ें समाहित हैं। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। जटिल परिभाषा है, परंतु अपने आप में काफ़ी कुछ समाहित किए हुए हैं। और इसमें आप देखेंगे तो भौतिक दशाएं, जैविक दशाएं और उनके मध्य अंतःक्रिया की बात की गई है। तो हम इन तीनों टर्म्स को एक एक करके समझेंगे कि भौतिक दशाएं क्या होती हैं। तो जो पर्यावरण के भौतिक संगठक हैं, जो भौतिक कंपोनेंट्स हैं, उनके द्वारा जो दशाएं उत्पन्न होती हैं उनको भौतिक दशाएं, जो उसके जैविक संगठक हैं उनके द्वारा जो दशाएं उत्पन्न होंगी उनको जैविक संगठक या जैविक दशाएं कहेंगे। और इनके दोनों के बीच में जो क्रिया होती है उसको इन दोनों के मध्य अंतःक्रिया इसके रूप में परिभाषित करेंगे। तो चलिए हम आपको एक बार बता दें कि हमारे चारों तरफ प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और हमारे चारों तरफ वो विद्यमान है। पहाड़ हो गया, झरना हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए। अब आप इसमें से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, कौन भौतिक दशाओं के लिए जिम्मेदार है या कौन भौतिक संगठक है पर्यावरण का और कौन जैविक संगठक है। तो आप देखेंगे कि प्रकृति द्वारा निर्मित कुछ वस्तुओं में जीवन है और कुछ उस जीवन के लिए सहायक हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित सभी वस्तुएं किसी न किसी रूप में उनका कुछ न कुछ योगदान है। कोई भी अनावश्यक नहीं है, कोई भी वस्तु यूं ही नहीं है, उसका कुछ न कुछ यूज है, तभी वो प्रकृति में विद्यमान है। यानी कुछ वस्तुओं में जीवन है और कुछ उस जीवन के लिए आवश्यक हैं। जैसे मनुष्य के अंदर जीवन है, लेकिन उसके जीवन के लिए आवश्यक क्या है? वायु आवश्यक है, जल आवश्यक है। लेकिन वायु और जल स्वयं में जीवन नहीं है, लेकिन ये जीवन के लिए आवश्यक है। तो जिन वस्तुओं में जीवन नहीं है वो भौतिक या अजैविक संगठक हैं पर्यावरण के, लेकिन जिसमें जीवन है वो जैविक संगठक है। अगर हम और ज़्यादा डीप में चलें और आप हमसे ये सवाल ही पूछ दें कि हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें जीवन है कि नहीं है, तो देखिए कुछ जैविक क्रियाएं जो हम सामान्य रूप से जानते हैं, जैसे सांस लेना, प्रजनन, अपने ही समान अन्य संतति यानी बच्चे पैदा करना, बच्चों को उत्पन्न करना या वृद्धि करना, ये कुछ जैविक प्रक्रियाएं हैं। अगर इनमें से कोई एक भी प्रक्रिया हो रही है या कोई वस्तु वृद्धि कर रही है या उसमें
प्रजनन देखा जा रहा है, वो सांस ले रहा है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये सजीव वस्तु है, इसमें जीवन है। और अगर वो सजीव है, प्रकृति द्वारा निर्मित है, तो वो जैविक संगठक है पर्यावरण का। अगर प्रकृति द्वारा निर्मित है और उसमें जीवन नहीं है, जैसे स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, लेकिन ये जीवन के लिए आवश्यक है, तो वो पर्यावरण का भौतिक या अजैविक संगठक हो गया। इसके अलावा पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें ऊर्जा संगठक का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसमें आप सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को देखेंगे। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, और भूतापीय ऊर्जा हमारी धरती के अंदर भी कुछ गर्मी, कुछ ताप मौजूद है, उसी की वजह से ज्वालामुखी फटते हैं, जिसको हम आगे के अध्यायों में अध्ययन करेंगे। तो वो भी एक ऊर्जा संगठक है, जिसको हम बाद में और विस्तार में समझेंगे। लेकिन अगर बर वक्त में आपसे पूछ दिया जाए कि पर्यावरण के संगठक कौन से हैं, तो आप बताएंगे 3 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। एक है फिजिकल या एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक, और तीसरा है एनर्जी कंपोनेंट। फिजिकल और एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा? स्थल आ जाएगा, वायु आ जाएगा, जल आ जाएगा। स्थल यानी ज़मीन, भूमि जिस पे हम रहते हैं, हमारा स्थल मंडल। दूसरा समुद्र, नदियाँ, झरने, ये जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा हैं। और हमारे चारों तरफ ये जो हवा है, हवा का एक आवरण है धरती के चारों तरफ, ये हमारे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें भौतिक या अजैविक संगठक हैं। और जैविक संगठक में आप देखेंगे कि पादप, पेड़ पौधे, ज़्यादातर पेड़ पौधों में क्लोरोफिल, एक हरे रंग का पिगमेंट होता है, वो पाया जाता है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उनको स्वपोषित कहते हैं। और उनको उत्पादक भी कहते हैं। वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते। जो पौधे हरे होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। बस पर्यावरण का जो एक ऊर्जा संगठक है, उसकी मदद से अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। किसी अन्य घटक पे वो, चाहे अन्य जो जैविक संगठक हैं, उनके ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम स्वपोषित कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर पेड़ पौधे आ जाते हैं। परंतु मनुष्य समेत कुछ जंतु जो हैं, या ज़्यादातर जो जंतु हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इनको हम परपोषित कहते हैं। सूक्ष्म जीव भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो कहीं अन्य जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वो भी बायोटिक कंपोनेंट्स का हिस्सा है। इसको समझने के लिए आप देखेंगे कि कुछ जंतु, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, ई क्लोरोटिका जो है, ये एक प्रकार का समुद्री घोंघा है, और समुद्र में पाए जाने वाली शैवाल में क्लोरोफिल होता है, तो उसकी मदद से ये अपना भोजन बना लेता है। तो ये स्वपोषित हो गया। ऐसे बहुत कम ही जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और स्वपोषित हैं। ज़्यादातर जीव परपोषित हैं। वो किसी न किसी अपने जो बायोटिक कंपोनेंट्स में किसी न किसी के ऊपर निर्भर हैं भोजन के लिए। जैसे ज़्यादातर पौधे तो पेड़ पौधों के ऊपर ही, ज़्यादातर जीव जंतु जो है पेड़ पौधों के ऊपर ही निर्भर हैं, और इनको परपोषित की श्रेणी में रखा गया है। और इनको फर्दर 3 भाग में विभाजित किया गया। पहला, मृतजीवी, सैप्रोफाइट्स वो जीव होते हैं जो कोई पेड़ पौधा या जीव जंतु जिसका जीवन समाप्त हो गया, जिसमें जीवन नहीं है और वो सड़ गल रहा है, उसके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं या उसको खा करके जीवित रहते हैं। ऐसे जीवों को मृतजीवी कहते हैं। अगर किसी जीव में जीवन है और उसके द्वारा अगर कोई अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, तो उसको परजीवी कहते हैं। जैसे बालों में जूं पड़ जाते हैं, तो वो आपके शरीर से रक्त को चूस करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो वो एक तरह से परजीवी हो गया। और प्राणी संभोजी, होलोजोई, जो बड़े जीव जंतु हैं जो मुख द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, बाहर से लाया, जैसे मनुष्य समेत, मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, घोड़ा, गाय, भैंस, बैल, ये जो बड़े जीव जंतु हैं जो मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, उनको प्राणी संभोजी या होलोजोइक कहते हैं। और जीवों में एक कैटेगरी होती है, अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाएं
खेत की या बाहर की, तो उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं जो आपको नंगी आँखों से नहीं दिखाई देते। उसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ कवक होंगे। ऐसे जीवों को जो आँखों से नहीं दिखाई देते, नंगी आँखों से, लेकिन वो विद्यमान हैं, उनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। आप मान लीजिए कि कोई केला खाते हैं और उसका जो छिलका है बाहर फेंक देते हैं, बाहर मिट्टी में, खेत में फेंक देते हैं। कुछ दिनों बाद वो केले का छिलका गायब हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, कहाँ गया। तो वहीं मिट्टी में जो उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं उसको डीकम्पोज कर देते हैं, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। चूँकि वो चीज़ों को डीकम्पोज करने का काम करते हैं, इसलिए उनको डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। हिंदी में इनको वियोजक कहते हैं। तो सूक्ष्म बैक्टीरिया और कवक वियोजक की श्रेणी में आते हैं और ये एक तरह के जीव हैं। ये भी परपोषी हैं। या तो इसमें ज़्यादातर मृत जीवी होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो जो तीसरा भौतिक पर्यावरण का घटक था, ऊर्जा संघटक, ये पूरे पर्यावरण में, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें गति के लिए जिम्मेदार है। इसमें मुख्य रूप से हम सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा को मेंशन करेंगे। अगर सूर्य की ऊर्जा न हो, सूरज न चमके, सूरज से ताप प्राप्त न हो, तो जो धरती पे पानी की गति है, बारिश होना, फुहार, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। जल चक्र नहीं होगा, हवाओं में गति नहीं होगी। हवा अजैविक संघटक है, लेकिन उसमें गति के लिए जिम्मेदार कौन है? ऊर्जा संघटक। अगर सूरज न हो तो तूफान नहीं आएगा, हवाएं नहीं चलेंगी, चक्रवात नहीं आएगा, किसी तरह की कोई गति नहीं होगी। ऐसे ही जलमंडल में भी कोई गति नहीं होगी, न सुनामी आएगी, न जलचक्र होगा, न बारिश होगी। यानी अगर ऊर्जा संघटक न हो तो जितने भी भौतिक और जैविक संघटक हैं उसमें गति खत्म हो जाएगी। ऊर्जा संघटक का होना बहुत ज़रूरी है। और प्राथमिक स्रोत धरती पे ऊर्जा का सूरज है। वहाँ से फोटान के रूप में, फोटान सूरज से निकलने वाली जो चुंबकीय ऊर्जा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, जिसको विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं, उसके छोटे छोटे बंडल्स, पैकेट होते हैं, जैसे जिसके रूप में सौर ऊर्जा पृथ्वी पे आती है, जिनको हम फोटान कहते हैं। और इसमें देखें जो भूमंडलीय विकिरण है, तो धरती पे आने वाली संपूर्ण सौर ऊर्जा, सारे फोटान जो क्षैतिज क्षेत्र पे प्राप्त होते हैं उनको भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि धरती के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है, जो हमारे अजैविक या भौतिक पर्यावरण का संघटक है, उसमें धूल, मिट्टी के कण विद्यमान होते हैं और सूरज से आने वाली बहुत सारी किरणों को वापस आसमान की तरफ भेज देते हैं और वो धरती पे नहीं आ पाती। तो ऐसी किरणों को डिफ्यूज रेज कहते हैं। वो धरती पे वो ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, लेकिन उनसे बचा करके जो ऊर्जा धरती पे आ जाती है उसको सूर्यातप, इंसोलेशन या सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन कहते हैं। और जो वापस हो गई उसको डिफ्यूज रेडिएशन कहेंगे। डिफ्यूज रेडिएशन और सोलर रेडिएशन को अगर मिला दें, जो संपूर्ण ऊर्जा जो धरती की तरफ आ रही है उसके क्षैतिज क्षेत्र पे, उसको हम ग्लोबल रेडिएशन कहेंगे। और इंसोलेशन का ही एक हिस्सा होता है पार, PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली यानी आप जानते हैं कि जो पादप जगत है, प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, वो सूरज की उपस्थिति में ही अपना भोजन बनाते हैं। तो जो फोटान, सूरज की जो किरणें उनको फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में मदद करती हैं, उनको पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की कैटेगरी में रखते हैं। वो सूर्यातप का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा, सूरज से आने वाली कुछ ऊर्जा को धरती अवशोषित कर लेती है। इसके अलावा इसकी बनावट में भी, जैसे इसके आप अंदर देखेंगे तो एक परत है जो धरती के केंद्र पे है, जिसको हम नीफे कहते हैं, जहाँ पे निकिल और फेरस यानी लोहा द्रव अवस्था में, यानी इतनी गर्मी है कि इस तरह के जो धातुएं हैं वो द्रव अवस्था में विद्यमान है, बहुत ही गर्मी है और अंदर
धरती के अंदर समाहित हैं, जो कभी कभी ज्वालामुखी के रूप में धरती को फाड़ करके बाहर निकलती हैं। तो वो सारी जो ऊर्जा है जो धरती के अंदर समाहित हैं, उसको भूतापीय ऊर्जा के रूप में हम जानते हैं। कभी कभी कहीं कहीं धरती के अंदर का जो पानी है उन भूतापीय ऊर्जा की वजह से धरती की परत को फाड़ करके बाहर फव्वारे के रूप में निकलता है, जिसको हम गीजर कहते हैं। और अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में द गीजर बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ पे समय समय पर वहाँ की ज़मीन की या वहाँ के बनावट ऐसी है कि वहाँ से गीजर, बहुत सारे गीजर वहाँ पे प्राप्त हैं। वहाँ के येलोस्टोन पार्क में जो भूतापीय ऊर्जा है, इससे बिजली भी प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा पर्यावरण और पर्यावरण के घटक के रूप में। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गई होंगी। और इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।